नमस्कार, मैं शेफ सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सीडीपी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005 की। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, तो एनसीएफ 2005 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे प्रत्येक परीक्षा में, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, DSSB हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में या टेट परीक्षा में इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि सीडीपी के सेक्शन के अलावा अन्य विषयों की जो पैडागोजी होती है उनमें भी एनसीएफ से संबंधित प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को मैंने इस प्रकार तैयार किया है कि आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में जाएँ, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी सॉल्व कर रहे हो, आपको एनसीएफ से पूरी मदद मिल जाएगी। एनसीएफ जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वर्ष 2005। इससे पहले 3 एनसीएफ आपने और देखे हैं। आज संपूर्ण चर्चा होगी एनसीएफ 2005 के बारे में। इससे पहले 2 शब्दों को समझते हैं। एक शब्द आपके सामने होता है पाठ्यचर्या अर्थात करिकुलम, और एक शब्द होता है आपके सामने पाठ्यक्रम या जिसे कहते हैं सिलेबस। नॉर्मली हम लोग करिकुलम और सिलेबस को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग है, यानी कि सिलेबस करिकुलम का एक भाग है। करिकुलम बहुत विस्तृत शब्द है। करिकुलम के अंतर्गत आपका जो भी कोर्स है, आप बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सभी शैक्षिक गतिविधि करिकुलम के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें अर्थात सिलेबस की बात करें तो आपके पूरे कोर्स में किसी एक सब्जेक्ट से संबंधित कंटेंट को अगर देखें तो उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। अर्थात पाठ्यक्रम में किसी एक विषय संबंधित टॉपिक्स को शामिल किया जाता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या या करिकुलम में हम पूरे कोर्स के सभी विषयों, सभी शैक्षिक गतिविधियों को शामिल करते हैं। अर्थात सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट है। तो आपके सामने लिखा हुआ है पाठ्यचर्या विस्तृत है, समस्त शैक्षिक गतिविधियां इसमें शामिल हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी में जितनी भी शैक्षिक गतिविधियां हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं और जितने भी आपकी शैक्षिक गतिविधियां हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी, टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो सब आपका करिकुलम में शामिल हो जाएंगी। लेकिन आप बीएससी में मान लीजिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है, फिजिक्स की जो बुक है, उसमें जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप कैसे पढ़ेंगे, ये सब आपका सिलेबस में आ जाता है। तो सिलेबस करिकुलम का एक पार्ट हो गया। पाठ्यक्रम संकीर्ण है, किसी विषय से संबंधित सभी टॉपिक्स में शामिल है। तो आपने समझा कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है। करिकुलम विस्तृत है और सिलेबस उसका एक पार्ट है। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिएगा, ये एनसीएफ के क्रम में चौथा है। इससे पहले 1975, 1988 और वर्ष 2000 में भी एनसीएफ आ चुका है। यानी कि एनसीएफ लागू होने के क्रम में चौथा एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो एनसीएफ तैयार कौन करता है, इसे लागू कौन करता है। तो देखिएगा, भारत में शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री के निर्देश पर इसे तैयार किसने किया? एनसीईआरटी ने इसे तैयार किया। एनसीईआरटी पूरे देश के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम इत्यादि डिसाइड करती है, पाठ्यचर्या डिसाइड करती है। तो एनसीईआरटी ने क्या किया, वर्ष 2005 में एक कमेटी बनाई, यशपाल कमेटी। प्रोफेसर यशपाल थे, कुछ समय पहले उनका निधन हो गया। यशपाल कमेटी उन्होंने एक बनाई और यशपाल कमेटी में 38 मेंबर थे। अच्छा, एनसीएफ 2005 को डिज़ाइन करने से पहले मन में एक उद्देश्य ये था कि सबसे पहली चीज़, यशपाल कमेटी ने किसी समय एक रिपोर्ट और दी थी। प्रोफेसर यशपाल की एक रिपोर्ट थी, उसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन विदाउट बर्डन। और कई जगह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में डिसीजन आए थे कि दिन ब दिन बच्चों के बैग का जो साइज है बढ़ता जा रहा है, इससे बच्चों पर अत्यधिक बोझ पड़ रहा है। इसके अलावा बच्चों के स्कूल उनके घरों से दूर होते थे, तो इस पे भी कई बार न्यायालय ने, चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय, उन्होंने संज्ञान लिया, कई सारी बातें कहीं कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए कि बच्चे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े
और बच्चे का स्कूल घर के आसपास हो, कुछ गतिविधियां ऐसी हों जो बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करें। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई गई एनसीईआरटी के द्वारा। किसके निर्देश पर? एचआरडी मिनिस्ट्री के निर्देश पर। कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। उस कमेटी में 38 मेंबर्स थे। अब इस कमेटी ने क्या किया, पूरे देश में फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब है, ग्रुप डिस्कशन का मतलब हो गया समूह चर्चा, यानी कि एक ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, और फोकस ग्रुप डिस्कशन का मतलब किसी एक खास टॉपिक को लेके उस पर चर्चा हो रही है। तो पूरे इंडिया में लगभग 21 फोकस ग्रुप डिस्कशन तैयार किए गए अलग अलग राज्यों में। उन ग्रुप डिस्कशंस में, उन ग्रुप्स में, उन समूहों में इंडिया के सारे अच्छे अच्छे शिक्षाविद को शामिल किया गया, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे उनको शामिल किया गया। उन सभी ग्रुप डिस्कशंस ने इस मुद्दे पर डिस्कस किया कि एनसीईएफ किस प्रकार का होना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो कि बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने में आसानी हो, बालक पर ज़्यादा बोझ ना पड़े और बालक आराम से सीख जाए, उसे बहुत ज़्यादा बर्डन की आवश्यकता ना हो। तो इन कई सारे फोकस ग्रुप डिस्कशंस ने बार बार अपनी प्रेजेंटेशन दी है, बार बार अपनी अपनी बातें रखी। तो इन सब ग्रुप डिस्कशंस के बाद जब एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई तो वह रिपोर्ट एनसीईआरटी को सौंपी गई और उस रिपोर्ट के आधार पर एनसीईआरटी ने एनसीईआर 2005 बनाया। अर्थात एचआरडी मिनिस्ट्री के निर्देश पर एनसीईआरटी ने कमेटी बनाई प्रोफेसर यशपाल के अंडर में। उस कमेटी में 38 मेंबर्स थे। उन 38 मेंबर्स ने क्या किया, पूरे इंडिया में जगह जगह फोकस ग्रुप डिस्कशन बनाई, हर राज्य में बनाया। वहाँ उस राज्य के शिक्षाविदों को, शिक्षा शास्त्रियों को उसमें शामिल किया। उन्होंने इस मुद्दे को ध्यान रखते हुए कि शिक्षा बिना बोझ कैसे हो, शिक्षा को और हम ज़्यादा बेहतर और आसान कैसे बनाएं, इस पर चर्चाएं की, अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि एजुकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ताकि बच्चे को बिना बोझ की शिक्षा दी जा सके और बालक आसानी से सीख सके। तो इन सब रिपोर्ट को सौंपा गया एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी ने इस रिपोर्ट के आधार पर, जो रिपोर्ट यशपाल कमेटी ने उनको सौंपी थी, इस रिपोर्ट के आधार पर एनसीईएफ 2005 तैयार किया और तैयार करने के बाद इसको राज्यों में लागू किया गया। अब एनसीईआरटी इसे राज्यों में लागू करती है तो इनिशियली एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को 10-10 लाख रुपए दिए ताकि वो इसे इम्प्लीमेंट करें और राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईएफ को लागू करने वाली संस्था एनसीईआरटी है। राज्य में अगर बात करें तो एनसीईआरटी ने सभी राज्यों की एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जैसे एनसीईआरटी नेशनल है वो स्टेट लेवल की होती है, काउंसिल होती है, तो एनसीईआरटी ने राज्यों में प्रदेश लेवल पर एससीईआरटी को लिया और जिला स्तर पर डाइट को लिया। डाइट तो आप जानते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो एनसीईआरटी नेशनल लेवल पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्रियान्वयन करा रही है। राज्य स्तर पर एससीईआरटी और जिला स्तर पर डाइट के सहयोग से ये लागू किया गया है। तो अब देखें, समझते हैं। एनसीईएफ 2005 ये चौथा एनसीईएफ है। इससे पहले 1975 में, 1988 में और 2000 में लागू किया गया था। किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा इसे लागू किया गया, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। किसी अन्य वीडियो में एनसीईआरटी की बात करेंगे, क्या है, क्यों है, कब बनाया गया, ठीक है। एचआरडी मिनिस्ट्री है ना, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी द्वारा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एचआरडी मिनिस्ट्री की पहल पर, ये पहल किसने की? एचआरडी मिनिस्ट्री ने। उन्होंने एनसीईआरटी से कहा कि आप इस दिशा में काम करिए ताकि शिक्षा बिना बोझ हो सके और शिक्षा को हम बहुत ज़्यादा आसान बना सकें। तो एनसीईआरटी ने क्या किया? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में 38 सदस्य वाली एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के आधार पर एनसीईआरटी ने एनसीईएफ 2005 तैयार किया। एनसीईएफ 2005 है क्या? एनसीईएफ 2005 एक गाइडलाइन है। एनसीईएफ 2005 एक गाइडलाइन है, काय से संबंधित पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, अर्थात आपका जो भी सब्जेक्ट में क्या कंटेंट होंगे, पुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के लिए एक गाइडलाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है एनसीईएफ क्या है, तो एनसीईएफ पाठ्यक्रम, पुस्तकें और शिक्षण गतिविधियों के लिए एक गाइडलाइन है कि किस कक्षा में किस प्रकार की पाठ्यक्रम होगा, कौन सी पुस्तकें होंगी और किस प्रकार की शिक्षण गतिविधियां होंगी। इन तीनों का समावेश क्या है? आपका एनसीईएफ है। इसके अलावा एनसीईएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो क्या है? शिक्षा बिना बोझ, एजुकेशन लर्निंग विदाउट बर्डन।
लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो क्या है आपका, शिक्षा बिना बोझ या लर्निंग विदाउट बर्डन। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, तो आपके सामने है लर्निंग विदाउट बर्डन या शिक्षा बिना बोझ। ध्यान रखिएगा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया किसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके अलावा एनसीईआरटी के बहुत सारे फोकस ग्रुप डिस्कशन, मैंने बताया था 21 समूहों ने आपस में चर्चाएं की इस मुद्दे पर, अपनी रिपोर्ट सौंपी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 92 में जो जो प्रावधान थे उनको ध्यान में रखा गया। इन फोकस ग्रुप डिस्कशन की रिपोर्ट ध्यान में रखी गई। इन सब को मिक्स करने के बाद एनसीईआरटी ने एनसीएफ 2005 तैयार किया और उसको लागू कराया गया। एनसीएफ 2005 आप देख रहे हैं 22 भाषाओं और 70 राज्यों में लागू है। पूछा गया प्रश्न कई बार, कितनी भाषाओं में, 22 भाषाओं में, और कितने राज्यों में, 70 राज्यों में लागू है। इसके अलावा सभी राज्यों में जहाँ जहाँ लागू है किसकी सहायता से, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और डाइट की सहायता से डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग की सहायता से एनसीईआर 2005 लागू किया गया है। अर्थात एचआरडी मिनिस्ट्री की पहल पर एनसीईआरटी ने प्रोफेसर यशपाल की कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई 38 सदस्यों की। उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में 21 फोकस ग्रुप डिस्कशन तैयार किए। उन्होंने चर्चा के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और यशपाल कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी ने यह सब तैयार किया। इसके बाद इसने राज्यों में लागू किया। प्रत्येक राज्य को 10 लाख रुपए की हेल्प की इसको लागू करने के लिए, और राज्यों में एससीईआरटी और डाइट की मदद से इसे लागू किया जा रहा है। 70 राज्यों में 17 राज्यों में लागू है, 22 भाषाओं में है ये, और ये वर्ष 2005 में लागू किया गया। इससे पहले 3 एनसीएफ आप और देख चुके हैं, 1975, 1988 एंड 2000। अब देखिएगा बात करते हैं एनसीएफ की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। सभी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, मेन आपके यही हैं, करीब करीब 35-36 पॉइंट हैं। 1-2 पॉइंट यहाँ रह गए हैं, मैं आपको बोल के समझा दूंगा। इन पॉइंट्स को समझना बहुत आवश्यक है। इस सेक्शन से प्रश्न कम आएंगे, कभी कभार आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो शुरू करते हैं कि पॉइंट को, इस पाठ्यचर्या की संरचना में किसको, पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने के पीछे वजह यह है कि भी हाल ही के वर्षों में पर्यावरण का तेज़ी से नुकसान हुआ है, और उद्देश्य ये है कि अगर बालक छोटे बालक को ये समझाया जाए कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करते हैं, तो पूरे ज़िंदगी भर वो नियमों का पालन करेगा। अगर आप किसी बड़े व्यक्ति को समझाते हैं तो शायद वो इस चीज़ को आसानी से ना माने, क्योंकि उसका बचपन इन सब चीज़ों से नहीं गुजरा है। और हम अगर कोई चीज़ें बचपन में सीख लेते हैं तो उसे लाइफ टाइम हम उसे मानते हैं। इसीलिए पर्यावरण शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल दिया गया है कि आप नई शिक्षण विधियों के प्रयोग करें जिससे कि बालक को सीखने में आसानी हो। बाल केंद्रित गतिविधियों को महत्व दिया गया है। बाल केंद्रित गतिविधियों को, यानी कि जितनी भी गतिविधियां विद्यालय में कराएं उसके केंद्र में कौन होना चाहिए, बालक होना चाहिए। यानी कि एजुकेशन प्रोसेस में जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस सबको करने से पहले हमें बालक की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए कि बालक का IQ लेवल क्या है, बालक की आवश्यकताएं क्या हैं, बालक की रुचि क्या है, और बालक किस परिवेश से आया है। तो बालक की योग्यता, बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि और बालक किस परिवेश से आए, इन चारों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम सारी एक्टिविटी करें तो इसे कहा जाएगा आपका बाल केंद्रित गतिविधियों को महत्व। इसके अलावा छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देने से मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना हो कि बालक स्कूल में आया है और हमने उसे कुछ फैक्ट सिखा दिए, कुछ बातें समझा दी, उससे काम हो गया। हमें बालक के विकास के सभी पहलुओं पे काम करना है। हमें बालक का बौद्धिक विकास भी करना है, भाषाई विकास भी करना है, संज्ञानात्मक विकास भी करना है, संवेगात्मक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है। सभी प्रकार के विकास उसके हमें सुनिश्चित करने हैं। तो सर्वांगीण विकास पर बल देना है। नवीन तकनीकी का प्रयोग, शिक्षा में नवीन तकनीकी का आप देखते ही हैं, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, या आप देखते हैं कई सारी 3D टेक्निक्स इस समय आती हैं। तो वर्चुअल आप देखते हैं कई सारे वर्चुअल इमेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग को भी मान्यता दी जाए जिससे कि बालक ज़्यादा आसानी से सीख सकें। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का प्रावधान, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन का प्रावधान। मान लीजिए कि पाठ्यचर्या में, करिकुलम में कुछ चीज़ें पहले से सेट कर दी गई हैं, और जब किसी जगह आप स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस करिकुलम में दी गई चीज़ों को पढ़ाते समय आपको ये फील हुआ कि ये चीज़ें यहाँ इस एरिया के बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इनमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है,
तो आप उनमें चेंज भी कर सकें। यानी कि आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन, कि अगर आपको लगता है कि इस क्षेत्र विशेष में या इस कक्षा विशेष में इन बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो आप उसे चेंज भी कर सकें। ऐसा ना हो कि जो है उसे ही पढ़ाना है, चाहे बच्चों को समझ में आए ना आए, अर्थात आप पाठ्यचर्या में कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर सकें। राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए, जो हमारे देश के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, या नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, या नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, इन सभी के संबंध में भी बालक को जानकारी मिलनी चाहिए। अर्थात पाठ्यचर्या में, करिकुलम में राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को भी जोड़ा जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अनिवार्यता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की अनिवार्यता। देखिएगा, शिक्षा प्रक्रिया में जब हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, खेल इत्यादि करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, जैसे विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराते हैं, चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कराते हैं, इन सब से बच्चे की पर्सनल डेवलपमेंट होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक ही उद्देश्य होता है, बच्चे की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा, बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी, है ना, कैसा, वोकेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, वोकेशनल अर्थात व्यवसाय उन्मुखी। अर्थात ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को पढ़ा दिया और जब बच्चा पढ़ने के बाद स्कूल से बाहर निकला तो समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ के आया उसका क्या काम है दुनिया में। यानी कि आपका सिलेबस, आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए, उसमें वो सब चीज़ें होनी चाहिए कि बालक स्कूल से निकले, शिक्षा अपनी ख़त्म करे और वो अपनी आजीविका कमाना शुरू कर दे। तो अर्थात शिक्षा कैसी होनी चाहिए, व्यवसाय उन्मुखी होनी चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने से मतलब है इस प्रकार के बालक तैयार किए जाएं कि वे समाज में हिंसा से दूर रहें, घृणा से दूर रहें, समाज विरोधी गतिविधियों से दूर रहें। अर्थात इस प्रकार के बालकों का निर्माण किया जाना है कि बालक समाज में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे। अर्थात वे घृणा से दूर रहे, अर्थात हिंसा से दूर रहे, समाज विरोधी कार्यों से दूर रहे। तो इसका अर्थ है कि शांति शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का भी यही कहना है कि शांति शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक को ट्रेन किया जाना चाहिए, समझाना चाहिए कि वह हिंसा, घृणा या समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त ना रहे। महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो हमारे भारत में हमेशा से होता रहा है कि महिलाओं के प्रति, यानी कि आपका करिकुलम ऐसा हो जो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ आदर नहीं कि आपकी महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी भी है, का दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार। परीक्षा प्रणाली ऐसी नहीं होनी चाहिए हमेशा कागज़ पेन से ही आपने ले लिया कि आप गए या बच्चे से आपने कहा आपका पेपर है, वो कागज़ और पेन के थ्रू उसने एग्ज़ाम दे दिया, वो सही नहीं है। हमेशा और तरह से भी आप बालक का आप क्या करें, उसका मूल्यांकन करें, मौखिक रूप से करें, लिखित रूप से करें, खेलों के दौरान करें, जब वो क्लास में बच्चों से, अपने साथ के सहपाठियों से बातें कर रहा है तब उसको ऑब्जर्व करें। अर्थात मूल्यांकन या परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत, लगातार होना चाहिए। सतत का मतलब है कि आप पढ़ाते समय बीच बीच में पूछते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद आप टेस्ट ले रहे हैं, यूनिट खत्म होने के बाद टेस्ट ले रहे हैं, या 3 महीने 6 महीने पे, यानी कि उसका मूल्यांकन सतत यानी कि लगातार होता रहना चाहिए एक निश्चित इंटरवल पर। और मूल्यांकन कैसा होना चाहिए आपका, व्यापक होना चाहिए। व्यापक से मतलब है कि बालक के शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन भी होना चाहिए और शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। इसका अर्थ है कि बालक किस विषय में कैसा है इसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ खेलों में कैसा है, भाषा में कैसा है, सामाजिकता में कैसा है, संवेगों पर कितना नियंत्रण है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ऐसे कहते हैं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। बालक के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि बालक जो क्लास में सीख रहा है उसको बाहर की दुनिया से जोड़ के सिखाना चाहिए कि आज हम जो यहाँ सीख रहे हैं इसका हमारी बाहर की दुनिया में क्या रोल है। पढ़ाई में रटंत्र प्रणाली से मुक्त, तो सही बात है कि सिर्फ रटवाना नहीं चाहिए, बालक से कहना चाहिए कि समझ के, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी चाहिए कि बालक उसको समझ के सीखे। जैसा कि प्रगतिशील शिक्षा की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी कि अंडरस्टैंडिंग रेदर देन रोट मेमोरी, यानी कि समझ विकसित करनी चाहिए किसके बजाय, रटने के बजाय। तो रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण इसका मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि एक स्कूल में पाठ्यचर्या करिकुलम इस प्रकार का हो कि समाज से आने वाले विभिन्न पृष्ठभूमि के बालकों को एक साथ पढ़ा सके। पिछड़े बालक,
सामान्य बालक, मेधावी बालक, सृजनात्मक बालक या जनरल कैटेगरी के SC, ST, OBC कैटेगरी के हर प्रकार के बालक एक ही कक्ष में आराम से पढ़ सकें, अर्थात पढ़ने के लिए समावेशी वातावरण होना चाहिए। गणित की बेहतर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गणित की। नॉर्मली क्या होता है, लड़कियों के लिए क्या कहा जाता है, अरे तुम क्या करोगे गणित पढ़ के, यहाँ पे इसलिए फोकस किया गया है कि गणित की बेहतर शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि इससे बालक में समस्या समाधान की शक्ति का विकास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह में क्या होता है कि लड़कियों से कहा था तुम मैथ पढ़ के क्या करोगी, ये गलत है। गणित पढ़ने का अधिकार हर बच्चे का होना चाहिए, क्योंकि गणित पढ़ने से बालक में समस्या समाधान की क्षमता का विकास अच्छे से हो जाता है। बालक को विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, ड्राइंग, मिट्टी कला आदि में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप किताबी ज्ञान दे रहे हैं। बालक को अगर म्यूजिक में रुचि है तो म्यूजिक, ड्राइंग में रुचि है तो ड्राइंग, यानी किसी और एक्टिविटी में अगर उसकी रुचि है तो उनमें भी उसको मौका मिले कुछ सीखने का। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बच्चे को कोई सूचना दे दी तो आपने लगा कि ज्ञान दे दिया। सूचना यानी कि आपने कोई फैक्ट बता दिया। फैक्ट को ज्ञान मानने से बचा जाए। ज्ञान का मतलब है कि बालक उन सभी क्रियाकलापों को जानता हो जो एक समाज में रहने के लिए आवश्यक हैं। ज्ञान का अर्थ है कि बालक उन सभी क्रियाकलापों को, उन सभी परंपराओं को, उन सभी भौतिक क्रियाकलापों को जानता हो जो एक समाज में रहने के लिए आवश्यक हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 चीज़ें इतिहास के बारे में, 2 चीज़ें भूगोल के बारे में बता दी तो उसे ज्ञान हो गया। अर्थात सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अगली बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ पर ध्यान दिया जाए। ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवधारणात्मक समझ। सामाजिक विज्ञान जब आप पढ़ा रहे हैं इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अवधारणात्मक समझ यानी कि आप जब भी समाज का कोई मुद्दा पढ़ा रहे हैं तो बालक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसकी अवधारणा क्लियर होनी चाहिए, ताकि वह अपने मौलिक विचार दे सके। ऐसा नहीं है कि समाज में किसी बात को लेकर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ सोचता हूँ और मैंने वही सोच बच्चों में डाल दी कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। किसी भी मुद्दे पर मैं बालक को पूरे कॉन्सेप्ट की समझ विकसित कराऊं, जिससे कि बालक उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझे और समझने के बाद अपना व्यू डेवलप कर सके। ऐसा नहीं है भेड़ चाल के मैंने कह दिया ऐसा तो बालक भी ऐसा कहे। यानी कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने चाहिए ताकि बालक अपनी समझ सामने रख सके, अपने हिसाब से उन चीज़ों की आलोचना कर सके या उनके साथ जा सके। तो ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बालक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बालक डिसाइड करेगा कि बालक उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, जिससे बच्चों में सामाजिक मुद्दों पर कैसा स्वतंत्र आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके, है ना। स्वतंत्र दृष्टिकोण, ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ और किसी मुद्दे पर मेरा कोई दृष्टिकोण है और वही दृष्टिकोण मैंने बच्चों को डेवलप कर दिया। नहीं, मैं उस मुद्दे को समझाऊं, बच्चों का कॉन्सेप्ट डेवलप करूं। अब बच्चों की इच्छा है कि उस कॉन्सेप्ट पर, उस टॉपिक पर उनकी क्या राय बने, उसकी वो कैसे आलोचना करें। यानी कि बच्चों को एक तरह से रट्टू तोता नहीं बनाना चाहिए, एक तरह से लकीर का फ़कीर नहीं बनाना है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बालक करें। मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ उन्हें, वो उनकी मर्जी है कि उस मुद्दे पे अपनी स्वतंत्र राय रखें और उस मुद्दे से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनकी आलोचना भी वो कर सकें। ध्यान रखिए अगला पॉइंट है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप उसे हेल्थ एजुकेशन दें और फिजिकल एजुकेशन दें। ऐसा नहीं है केवल आप उसे ज्ञान दे रहे हैं या समाज में कैसे रहना है ये सीख रहे हैं, पता लगे अपनी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में से कुछ नहीं पता, कैसे फिट रहना ये नहीं पता। स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए कि हमेशा हमें हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा बढ़िया खाना खाना चाहिए, स्वस्थ भोजन करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। ये सब भी हमें बालक को बताना ताकि उसका स्वास्थ्य सही रहे और उसका शरीर कैसा रहे, फिट रहे। अर्थात स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाया जाए। अगली पॉइंट, शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ध्यान रखिए शिक्षण सूत्र कौन से बताए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात बालक को किसी पॉइंट को, किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उन एग्जाम्पल्स की बात की जाए जो बालक को पता है, और जब बालक को ये क्लियर हो जाए कि जो बालक जानता है उसे एक बार उनको रिकॉल कराया जाए। फिर ऐसे पॉइंट दिए जाएं जो बालक ना जानता हो। जैसे बालक से पूछा जाए कि यूपी की राजधानी, तो नॉर्मली बालक यूपी का तो बता देगा लखनऊ। फिर उसको और राजधानियां बताई जाएं। तो जब उसे एक चीज़ ज्ञात है
और उसी जैसी कुछ चीज़ें अज्ञात हैं, तो ज्ञात के संग अज्ञात को जब कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, अर्थात जो चीज़ें सामने हैं उनके बारे में बताकर जो चीज़ें सामने नहीं हैं या जो अमूर्त है उनके बारे में ज्ञान देना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी पुस्तकें शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रतीक है। यह एनसीएफ 2005 का मानना है कि ज़्यादा मोटी पुस्तकें और बहुत विशाल पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा व्यवस्था की असफलता है। आप कम पाठ्यक्रम रखें, पतली पुस्तकें रखें, तब आपका माना जाएगा कि आपकी शिक्षा व्यवस्था सफल है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 नंबर, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में परिवर्तन आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस के साथ अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। इसका अर्थ है, देखिएगा नॉर्मली क्या है, अपने ज़माने में तो मैं बता रहा हूँ ऐसा होता था कि मान लो आपने किसी मुद्दे पर टीचर से बहस कर ली तो टीचर की नज़र में आप क्या होगे, बहुत ख़राब स्टूडेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अध्यापक के रूप में अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि आप किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं और बालक ने अगर उस मुद्दे पर आपसे बहस कर ली तो अच्छी बात है कि बालक अपने विचार रख रहा है। यानी कि आप ये ना सोचें कि बालक बहस नहीं करता है, आपसे ज़्यादा सवाल जवाब, आप उसे ही अच्छा माने ना। अच्छे बालक की अवधारणा में परिवर्तन कि अच्छा बालक वह भी है जो आपके संग किसी भी टॉपिक पर स्वस्थ परिचर्चा करता है, आपसे वाद विवाद करता है। तो अच्छा बालक की जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होना चाहिए कि अच्छा बालक वही होगा साहब जो हमसे बहस नहीं करेगा, जो हमारी सारी बातें मानेगा। नहीं, अगर कोई बात आपसे अगर किसी मुद्दे पर बहस करता है, अपने विचार रखता है, तो वह भी अच्छा बालक है। तो अच्छे विद्यार्थी की धारणा में है ना, अच्छे विद्यार्थी का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होना चाहिए। अर्थात अच्छा विद्यार्थी कौन है, जो तर्कपूर्ण बहस के साथ, ऐसा नहीं है बेकार की बहस कर रहा है तो नहीं माना जाएगा। अगर वो तर्कपूर्ण बहस के साथ यानी कि अच्छे लॉजिक दे रहा है और बहस कर रहा है और क्या कर रहा है, अपने मौलिक विचार शिक्षक के सामने प्रस्तुत हो रहे, तो क्या कहलाएगा वह अच्छा बालक। ध्यान रखिएगा, 3 इडियट आपने देखी होगी, वीरू सहस्त्र बुद्धि है ना, कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, तो ये गलत है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों से छोटी उम्र में बड़ी आशाएं ना करने के, साहब ये तो डॉक्टर ही बनेगा या ये तो इंजीनियर बनेगा और बेटा बेटी टिकटॉक पे है ना, ऐसा है ना आजकल। तो ऐसा ध्यान रखें। और टिकटॉक का आजकल बड़ा आप समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत मीम बन रहे हैं टिकटॉक वालों के। टिकटॉक पे होना बुरी बात नहीं है, टिकटॉक अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर रखने का माध्यम है, लेकिन टिकटॉक पर जो एक प्रकार की गंदगी जो आई है ना, मेरे अपने विचार हैं, जिस प्रकार के लोग वाहियात वीडियो बनाते हैं एकदम बिल्कुल जिसका कोई सेंस नहीं है, इस वजह से टिकटॉक का बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है। तो फिलहाल पॉइंट नंबर 25 के पेरेंट्स को ये मैसेज दिया जाना चाहिए स्कूल की तरफ से कि छोटे बच्चों से बड़ी आशाएं न करें, उन्हें अपने हिसाब से विकसित होने दें। कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं, ध्यान में बड़ा इंपॉर्टेंट है। शांति का नियम ऐसा नहीं है करे सर वो आते हैं उनकी क्लास बिल्कुल शांत रहती है, एकदम कोई बोलता नहीं, कि तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों को डरा के आप पढ़ा रहे हो कि बच्चा कोई बोल ही नहीं। शांति होनी चाहिए क्लास में, लेकिन हमेशा नहीं, कभी कभार वाद विवाद होना चाहिए, तर्क होने चाहिए। तो शांति का नियम बार बार सही नहीं, अर्थात कैसा जीवंत कक्षागत वातावरण, कैसा लगे क्लास चल रही है, बच्चे एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, टीचर से सवाल पूछ रहे हैं, टीचर को जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों पर अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं। तो मतलब हमेशा शांति नहीं, कभी कभी इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। दंड व पुरस्कार की भावना को सीमित, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अगर बच्चे ने गलती कर दी दंड मिलेगा या कुछ सही कर दिया पुरस्कार मिलेगा। दंड और पुरस्कार प्रेरक होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, प्रेरक हैं, मोटिवेशन के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन इनको सीमित रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। कल्पना व मौलिक लेखन के अवसर, बालक को कल्पना के और मौलिक लेखन के अवसर मिलने चाहिए। बालक को कई बार ऐसी एक्टिविटी देनी चाहिए कि भाई सोचो कि आप इस देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या क्या करते, तो एक कल्पना करेगा बालक, मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, ये करूँगा। इसके अलावा मौलिक लेखन के अपने आप लिखिए कि आप अपने इलाके में सफाई कैसे करेंगे या अपने इलाके में पेड़ पौधों को कैसे लगाएंगे। तो बालक को कल्पना और मौलिक लेखन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। खेल को आनंद व सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की भावना से खेला जाए। यानी कि खेल खेलते समय बालक को बताना चाहिए कि भाई खेल हम क्यों खेल रहे हैं, आनंद के लिए क्यों खेल रहे हैं, सामाजिक विकास के लिए क्यों खेल रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए। बालक को खेल के समय बताना चाहिए खेल खेलने का उद्देश्य क्या है, आनंद की प्राप्ति, अपने शरीर का विकास,
सामाजिकता का विकास, जब आप खेलेंगे तो दूसरे सहायता भी करेंगे। अपने संवेगों पर नियंत्रण अर्थात संवेगात्मक विकास, खेलते समय दिमाग का इस्तेमाल करेंगे जीतने के लिए। तो संज्ञानात्मक विकास, ऐसा नहीं है खेल का मतलब है कि हर हाल में जीतना है, बाई हुक और बाई क्रुक। तो क्या लिखा है कि खेल को आनंद व सामाजिक संज्ञानात्मक संवेगात्मक शारीरिक विकास की भावना से खेला जाए। खेल को हर हाल में जीतने व रिकॉर्ड तोड़ने की दृष्टि भावना से। ऐसा नहीं है कि बच्चे में ऐसी भावना विकसित कर दी है आपने, स्टूडेंट ऑफ द ईयर आपने अगर देखी होगी मूवी, कि हर हाल में जीतना है, जीतने की भावना से नहीं। जीतना जरूरी है लेकिन हर हाल में नहीं, ईमानदारी से जीतना जरूरी है। और खेलों का जो एक दूसरा उद्देश्य है वो ये है कि आपकी सामाजिकता अच्छी हो, संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो और आपको आनंद की प्राप्ति हो। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब विद्यालय में बच्चे पुस्तकालय में जाएं तो उनसे कहा जाए अपनी मर्जी से अपनी पसंद की पुस्तक चुन लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि बालक अपनी मर्जी का साहित्य चुनेगा और उसको पढ़ने में वह रुचि लेगा। अगर आप उसे खुद बुक देते हैं तो शायद वो उतना इंटरेस्टेड ना हो। शिक्षकों को शैक्षणिक संसाधनों से लैस किया जाए, यानी कि टीचिंग मटेरियल जो आपका होता है, तो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, वो टीचर्स को दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक संसाधन शिक्षक के पास ना हो, रिसोर्सेज ना हो, तो उसको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुली पुस्तक परीक्षा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। खुली पुस्तक परीक्षा यानी कि पुस्तक साथ लाएं बच्चे और परीक्षा दें। और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बच्चे समूह में जब कार्य करें तब उनका मूल्यांकन पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। तो आपने देखा पॉइंट 33, 2-3 पॉइंट और बचते हैं जो बोर्ड पे नहीं है, मैं यहाँ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। कौन कौन सी भाषा? राजभाषा, कौन सी भाषा? अंग्रेजी, और तीसरी भाषा कौन सी? मातृभाषा। इन 3 भाषाओं का त्रिभाषा सूत्र पर बल दिया गया है। 3 भाषाएं सिखानी है, राजभाषा अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और उसकी मातृभाषा जो उसकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसके अलावा अगला पॉइंट, कक्षा 10 तक की जो आपकी परीक्षा है वो कैसी हो? ऐच्छिक हो या बोर्ड परीक्षा हो। बालक चाहे तो बोर्ड परीक्षा में शामिल हो या अपने स्कूल में परीक्षा दे, ऐसा नहीं है कि उसको बोर्ड परीक्षा हर हाल में देनी है। तो कक्षा 10 तक की परीक्षा कैसी हो? ऐच्छिक या बोर्ड परीक्षा में बच्चे का चयन करना है। बच्चा अपने आप चयन कर लेगा कि उसे स्कूल में एग्ज़ाम देना है या बोर्ड एग्ज़ाम देना है। और अगला पॉइंट अगर करके सीखने पर बल, कि बालक को एक्टिविटी ज़्यादा कराई जाए, करके सिखाया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप केवल आप उसे समझा दो, बैठ के समझ ले, उसे खुद करने को दिया जाए। जैसा कि आपने देखा जॉन ड्यूवी के लैब विद्यालय में बालक खुद करके सीख रहे थे ना। तो आपने देखे ये करीब 36 पॉइंट आपके हैं। NCF कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब आपके सामने क्लियर है। आशा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटेगा। मैंने जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है, कई सारे बैचेस पास आउट हुए हैं। मैं खुद 5 या 4 बार CTET क्वालिफाई हूँ, UPTET क्वालिफाई हूँ, 69,000 टीचर भर्ती में सेलेक्टेड हूँ। इससे पहले कई भर्तियों में सेलेक्टेड था। तो मैं समझता हूँ NCF से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े तो शेयर कर दें। थैंक यू।